नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत कुछ दिनों से कोविड संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही है। ऐसे में महाराष्ट्र को मास्क से कब मुक्ति मिलेगी, यह सवाल सभी के द्वारा पूछा जा रहा है। राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा इसे लेकर अलग अलग संकेत व बयान दिए जा रहे हैं। वहीं अब खुद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसे लेकर बयान देते हुए कहा है, अभी कोविड संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अतः मास्क की अनिवार्यता कब खत्म होगी यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। ऐसे में फिलहाल सभी ने मास्क का प्रयोग अनिवार्य तौर पर करना चाहिए। साथ ही अब हमारे पास जो समय उपलब्ध है, हमने उसका प्रयोग टीकाकरण बढ़ाने हेतु करने पर ध्यान देना चाहिए। सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा दिए गए इस बयान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल महाराष्ट्र को मास्क से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की 208 नगर परिषदों के चुनाव हेतु प्रभाग रचना का कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसके अनुसार आगामी 2 मार्च से प्रभाग रचना की प्रक्रिया शुरू होगी तथा प्रारूप व संशोधित प्रभाग रचना घोषित करने के साथ ही आपत्तियों व आक्षेपों पर सुनवाई करते हुए 5 अप्रैल को प्रभाग रचना की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके बाद अप्रैल माह के अंत अथवा मई माह के प्रारंभ में सभी नगर परिषदों के चुनाव करवाए जाने की संभावना है। राज्य की जिन 208 नगर परिषदों में चुनाव करवाए जाने हैं उनमें अमरावती जिले की अचलपुर, अंजनगांव, सुरजी, वरुड, चांदूर बाजार, चांदूर रेलवे, दरियापुर, धामनगांव रेलवे, मोर्शी व सिंदूरजन घाट नगर परिषदों का भी समावेश है। राज्य परिवहन निगम का सरकारी सेवा में विलीनीकरण किए जाने को लेकर राज्य परिवहन कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका को अदालत में तारीख पे तारीख मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि आज भी इस याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अगली तारीख दी है और अब एसटी कर्मचारियों की रिपोर्ट पर आगामी शुक्रवार को सुनवाई होगी। राज्य परिवहन निगम के विलीनीकरण की मांग को लेकर रापनी कर्मचारियों द्वारा विगत 109 दिनों से काम बंद आंदोलन किया जा रहा है। इस हड़ताल की वजह से राज्य परिवहन निगम का काफी नुकसान तो हुआ ही है, किंतु इससे कई रापनी कर्मचारी भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस हड़ताल की वजह से निगम के कई कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन, निष्कासन व सेवा समाप्ति की कार्रवाई की गई। वहीं हड़ताल के दौरान निगम द्वारा वेतन की अदायगी रोक दिए जाने की वजह से एसटी कर्मचारी व उनके परिवारों को आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। अमरावती महानगर पालिका का आगामी चुनाव 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति से होना है। चूंकि स्थानीय स्वायत्त निकायों में 50% महिला आरक्षण लागू है, अतः आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। चूंकि महिलाओं व पुरुषों के बीच सीटों का बंटवारा बराबरी वाला है, अतः मुख्य समस्या यह है कि विषम संख्या वाली 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति के तहत सभी प्रभागों में सीटों का बंटवारा समसमान पद्धति से कैसे होगा और सरकार व राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा महिलाओं व पुरुषों के बीच हर प्रभाग में सीटें बराबरी से कैसे बांटी जाएंगी। इस बार अमरावती महानगर पालिका में कुल 98 सीटों के लिए चुनाव करवाए जाने हैं, जिसके लिए 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति के तहत कुल 33 प्रभाग बनाए गए हैं। इसमें से 32 प्रभागों में 3-3 सदस्य निर्वाचित होंगे, वहीं 33वें यानी अंतिम प्रभाग की सदस्य संख्या 2 होगी। चूंकि 98 में से आधी यानी 49 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, अतः 2 सदस्यीय संख्या वाले प्रभाग क्रमांक 33 में 1 सीट महिला व 1 सीट पुरुष प्रत्याशी के लिए छूटेगी और मामला बराबरी वाला रहेगा। लेकिन अन्य 32 प्रभागों में 3-3 सदस्य संख्या रहने के चलते सीटों के बंटवारे को लेकर काफी पेंच खड़ा होगा। इसमें फिलहाल सीधा रास्ता यही दिखाई दे रहा है कि 16 प्रभागों में 2-2 सीटें महिलाओं के लिए व 1-1 सीट पुरुषों के लिए छोड़ी जाए, वहीं शेष 16 प्रभागों में 2-2 सीटें पुरुषों के लिए व 1-1 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाए। इस जरिए 32 प्रभागों में 48 सीटें बराबर बटेंगी और 33वें प्रभाग की 1-1 सीट को जोड़कर 49 सीटों का फार्मूला फिट हो जाएगा। लेकिन किन प्रभागों में 2-2 सीटें महिलाओं के हिस्से में जाएंगी यह अभी तय नहीं है। ऐसे में सभी की निगाहें महिला आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय एवं निकाले जाने वाले ड्रॉ की ओर लगी हुई है। मनपा के आगामी आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई प्रभाग रचना के संशोधित प्रारूप पर नागरिकों व जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों व आक्षेपों पर गत रोज मनपा मुख्यालय में सुनवाई हुई। वहीं अब इन सभी आपत्तियों व आक्षेपों को राज्य निर्वाचन आयोग के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद अगला निर्णय होगा। पता चला है कि इन आपत्तियों व आक्षेपों की वजह से प्रभागों के परिसीमन में कोई खास बदलाव तो नहीं होने वाला, लेकिन इन आपत्तियों व आक्षेपों की वजह से कई प्रभागों के नामों को जरूर बदला जा सकता है। महावितरण द्वारा चलाई गई कृषि नीति प्रक्रिया के तहत जिले में 5,812 किसान विद्युत बिलों के बकाये से मुक्त हो गए हैं। इस नीति के तहत 31 मार्च 2022 तक किसानों को कुल बकाया राशि में 66% माफी मिलने वाली है। इस आशय की जानकारी देते हुए जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने जिले के अधिक से अधिक किसानों से इस मौके का लाभ लेने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि विगत 2 वर्षों के दौरान विभिन्न वर्गवारी में 41,331 नए विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं और मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना के तहत जिले में 1,610 कृषि पंपों को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा जिले में सौर ऊर्जा प्रकल्प स्थापित करते हुए खेती किसानी के लिए पूरा समय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने का भी नियोजन किया जा रहा है।
स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में 60वीं महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन का उद्घाटन जिले की सांसद नवनीत राणा के हाथों गत रोज किया गया। इस अवसर पर महापौर चेतन गावंडे तथा पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले उपस्थित थे। इस स्पर्धा का शुभारंभ होने के बाद विविध नाट्य समूहों व कला केंद्रों द्वारा संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन के रंगमंच पर एक से बढ़कर एक नाट्यों की प्रस्तुति दी जा रही है। राज्य के कामगार व शालेय शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू ने विगत दिनों स्थानीय शासकीय तंत्र निकेतन को सदिच्छा भेंट दी। इस समय उन्होंने कहा कि किसानों व मजदूर बंधुओं के हितों के लिए तंत्र निकेतन में उपयुक्त तंत्र ज्ञान विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षित व तंत्र कुशल वर्ग द्वारा अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के अंतिम घटक के हितों के लिए किया जाना चाहिए। इस समय राज्य मंत्री बच्चू कडू ने संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के शैक्षणिक कामों की समीक्षा भी की। मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल ने जिलाधीश कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मेलघाट की समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही मेलघाट क्षेत्र की समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने हेतु आवश्यक उपाय योजनाएं करने हेतु कहा। जिला उद्योग मित्र समिति की समीक्षा बैठक में जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा कहा गया कि औद्योगिक वसाहत क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की ओर ध्यान देना सबसे जरूरी है। इसके तहत महानगर पालिका द्वारा उद्योग क्षेत्र में गीले व सूखे कचरे का योग्य निस्तारण किया जाना चाहिए। इसके साथ ही औद्योगिक वसाहत क्षेत्र में शाम के समय असामाजिक तत्वों की भी आवाजाही काफी बढ़ जाती है। ऐसे में अपराधी तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से विशेष व्यवस्थाएं की जाएं। जिलाधीश कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में जिला उद्योग मित्र समिति की समीक्षा बैठक आज जिलाधीश पवनीत कौर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला उद्योग क्षेत्र नांदगांवपेट औद्योगिक वसाहत क्षेत्र के पदाधिकारियों सहित अमरावती औद्योगिक वसाहत क्षेत्र के सचिव किरण पातुरकर व सातुर्णा औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्था के अध्यक्ष वीरेंद्र लड्डा सहित मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर व पुलिस उपायुक्त प्रशांत राजे आदि उपस्थित थे। कंवरनगर एवं आसपास के क्षेत्रों में बसे सिंधी समाज बंधुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली पूज्य पंचायत कंवरनगर के सदस्यों का चयन करने हेतु विगत रविवार 20 फरवरी को मतदान की प्रक्रिया पूर्ण कराई गई। हालांकि 85 सदस्यीय पंचायत में 58 सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए थे। वहीं 10 में से 3 प्रभागों के 9 सदस्यों का चयन करने हेतु रविवार को मतदान कराया गया और मतगणना पश्चात 27 सदस्य बहुमत के आधार पर निर्वाचित हुए। निर्वाचन की यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पूज्य पंचायत कंवरनगर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शंकरलाल बत्रा द्वारा 85 सदस्यों के नामों की सूची पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष वासुदेव नौलानी को सौंपी गई, जिसके बाद कंवरनगर पंचायत द्वारा आगामी रविवार 27 फरवरी को पंचायत के नवनिर्वाचित 85 सदस्यों की बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत सत्कार करने के साथ ही उन्हें पंचायत सदस्य निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इसी बैठक में कंवरनगर पंचायत के मुख्य 7 कार्यकारिणी सदस्यों के चयन का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष व सह कोषाध्यक्ष का किस प्रकार चयन किया जाए, इस पर विचार विमर्श होगा। इसी के तहत यह तय किया जाएगा कि इन पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मति से किया जाए या फिर इन पदों के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव करवाया जाए। स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डेंगू व चिकनगुनिया की बीमारियों का परीक्षण करने हेतु सेंट्रोनल सेंटर प्रयोगशाला शुरू की गई है। ऐसे में अब डेंगू संक्रमण का संदेह अथवा लक्षण रहने वाले मरीजों के रक्त जल सैंपलों का परीक्षण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ही किया जा सकेगा, जिससे स्थानीय मरीजों सहित स्वास्थ्य महकमे को काफी राहत व सुविधा मिलेगी। बता दें कि इससे पहले अमरावती शहर सहित जिले में डेंगू व चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के लक्षण रहने वाले मरीजों के सैंपलों को जांच व परीक्षण हेतु यवतमाल के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भेजा जाता था। ऐसे में वहां से रिपोर्ट प्राप्त होने में कई बार 1-1 महीने का समय लग जाया करता था और मरीज में निश्चित रूप से किस बीमारी का संक्रमण है यह पता लगाने में काफी विलम्ब हुआ करता था। ऐसे में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने अमरावती में ही सेंट्रोनल सेंटर स्थापित करने हेतु तमाम आवश्यक प्रयास किए, जो स्थानीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शुरू हुआ है, जिससे अब रक्त जल सैंपलों की रिपोर्ट तुरंत प्राप्त हुआ करेगी और मरीजों का इलाज भी तुरंत शुरू होगा। जिला शल्य चिकित्सक द्वारा जिले के सभी सोनोग्राफी सेंटरों व गर्भपात केंद्रों की जांच करने हेतु 2 डॉक्टरों व 1 विधि सलाहकार का समावेश रहने वाली 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा समूचे जिले में अब तक 167 सोनोग्राफी सेंटरों व 135 गर्भपात केंद्रों की आकस्मिक जाँच की गई। इस दौरान समिति द्वारा 1 सोनोग्राफी केंद्र को सील किया गया। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में स्थित 5 मान्यता प्राप्त गर्भपात केंद्रों में मुदतबाजी दवाइयों का स्टॉक बरामद किया गया, जिसे लेकर संबंधित केंद्र संचालकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। गत रोज भातकुली नगर पंचायत के स्वीकृत सदस्य पद पर युवा स्वाभिमान पार्टी के गिरीश कासट की नियुक्ति की गई। पश्चात विधायक रवि राणा व सांसद नवनीत राणा के निवास स्थान गंगा सावित्री पर नवनियुक्त स्वीकृत सदस्य गिरीश कासट का युवा स्वाभिमान पार्टी के मार्गदर्शक सुनील राणा द्वारा भावपूर्ण सत्कार किया गया। विश्व भारती पब्लिक स्कूल व अमरावती गार्डन क्लब के संयुक्त सहयोग से विश्व भारती पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 2 दिवसीय वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें विविध रंगी पुष्प वाले पौधों को बड़े आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया गया था। इस स्पर्धा में अलका गवने ने चैंपियन ऑफ चैंपियंस का बहुमान हासिल किया। वहीं श्री शिवाजी उद्यान विद्या महाविद्यालय ने चैंपियन कप जीता।
हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संचालक पद पर प्राध्यापक रविकांत कोल्हे का चयन किया गया। इस उपलक्ष्य में अमरावती पारिवारिक मित्र परिवार द्वारा होटल रामगिरी में प्राध्यापक रविकांत कोल्हे का भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्यों ने रविकांत कोल्हे की इस उपलब्धि की सराहना करने के साथ ही उनके विवाह की 28वीं वर्षगांठ मनाई, जिसके उपलक्ष्य में लता कोल्हे व रविकांत कोल्हे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सभी के प्रति आभार ज्ञापित किया। विगत 15 फरवरी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कॉस्मेटिक एंड ड्रग्स अधिनियम में कुछ बदलाव किए गए, जिसके चलते अब कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कोई भी व्यक्ति मेडिकल व्यवसाय के क्षेत्र में कदम रख सकेगा और मेडिकल व्यवसाय क्षेत्र में कार्य करते हुए वैद्यकीय उपकरणों की खरीदी व बिक्री कर सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लिए गए इस फैसले का रणरागिनी महिला फार्मासिस्ट फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा भारती मोहकर द्वारा विरोध किया गया है। इस संदर्भ में भारती मोहकर का कहना रहा कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया फैसला समझ से परे रहने के साथ साथ कुछ हद तक खतरनाक भी साबित हो सकता है। इससे पहले हर तरह का मेडिकल व्यवसाय करने के लिए फार्मासिस्ट की पदवी रहना आवश्यक होता था, क्योंकि यह सीधे सीधे लोगों के जीवन व स्वास्थ्य की सुरक्षा से संबंधित मसला है, जिसमें काम करने हेतु विशेष रूप से शिक्षित व प्रशिक्षित मनुष्य बल की जरूरत होती है, जो केवल कक्षा 12वीं उत्तीर्ण किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होती। ऐसे में किसी भी तरह के लाइसेंस या प्रशिक्षण के बिना महज 12वीं उत्तीर्ण व्यक्ति को वैद्यकीय उपकरणों और साधनों की बिक्री हेतु अनुमति और लाइसेंस देना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। महाराष्ट्र राज्य आशा व गट प्रवर्तक फेडरेशन द्वारा समय समय पर सौंपे गए ज्ञापनों व किए गए आंदोलनों के बावजूद राज्य सरकार की ओर से मंजूर निधि देने में टालमटोल की जा रही है, जिसकी वजह से आशा वर्कर्स व गट प्रवर्तक कर्मचारियों को उनके काम का मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में यदि इस बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान नहीं किया जाता है, आगामी 27 फरवरी से शुरू होने वाले पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का आशा वर्कर्स व गट प्रवर्तक कर्मचारियों द्वारा बहिष्कार किया जाएगा। ऐसी चेतावनी सीटू की जिला कमेटी द्वारा यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर पर स्याही फेंकने के साथ ही जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद विनोद येवतीकर को आज स्थानीय अदालत द्वारा 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देना मंजूर किया गया। इस मामले में विनोद येवतीकर की ओर से जिला व सत्र न्यायाधीश SB जोशी की अदालत में प्रशांत देशपांडे, दीप मिश्रा व शिरीष जाखड़ द्वारा युक्तिवाद किया गया। वहीं इस मामले में गिरफ्तार किए गए और फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत सेंट्रल जेल में रखे गए अजय बोबड़े, महेश मूलचंदानी, संदीप गुल्हाने तथा सूरज मिश्रा के जमानत आवेदन पर स्थानीय अदालत में कल बुधवार 23 फरवरी को सुनवाई होगी और संभवतः कल ही इन चारों की जमानत पर अदालत द्वारा अपना कोई फैसला सुनाया जाएगा। इसके अलावा इस मामले में नामजद रहने वाले अजय मौर्य द्वारा आज अपने वकीलों के मार्फत स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत मिलने हेतु आवेदन दाखिल किया गया। अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद से अजय मौर्य लगातार फरार चल रहे हैं और अब तक पुलिस की गिरफ्त में आने से बचे हुए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 17 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं एक संक्रमित की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस समय एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 98 है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 51 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 47 मरीजों का समावेश है। इसमें से 9 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 55 व ग्रामीण क्षेत्र में 34 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही 13 मरीज कोविड मुक्त भी हुए। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 529 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 3.21% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.38% के स्तर पर है। आज समूचे संभाग में 56 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिसमें अकोला के 16, यवतमाल के 8, बुल्डाना के 9 व वाशिम के 6 मरीजों का समावेश है। इसी दौरान संभाग में 110 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 51, यवतमाल के 14, बुल्डाना के 9 व वाशिम के 23 व्यक्तियों का समावेश रहा। साथ ही आज संभाग के यवतमाल जिले में एक संक्रमित की मौत हुई है। आगामी 1 से 3 मार्च को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संस्कार भवन में तीसरे अखिल भारतीय अम्बेडकरी महिला साहित्य सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर रूपा कुलकर्णी तथा स्वागताध्यक्ष पद पर डॉक्टर पुष्पा थोरात का चयन किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर हेमलता महेश्वर के हाथों किया जाएगा। इस आशय की जानकारी आज आयोजकों द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। संविधानिक मूल्यावर अधिष्ठित नवसमाज निर्मिती हे आंबेडकरी चळवळीचे ध्येय आहे। सम्यक सामाजिक परिवर्तनाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी स्त्रियांनी लिहिते व्हावे, त्यांच्यामध्ये संवाद घडून यावा आणि बाबासाहेबांची मूल्यात्मकता त्यांच्या लिखाणातून प्रस्फुटित व्हावी, यासाठी या महिला साहित्य संमेलनाचे आयोजन 1, 2 आणि 3 मार्चला अमरावतीमध्ये संबोधी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहामध्ये आयोजित करण्यात आलेले आहे। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव तथा गणतंत्र दिवस पर दिए जाने वाले सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रीय ध्वज पर अशोक चक्र लगाया जाए, इस आशय की मांग बहुजन संघर्ष समिति द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से की गई और इस आशय का ज्ञापन जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपा गया।
धामनगांव रेलवे तहसील के बड़गांव राजी बाजार निवासी किसान मोहन राउत व बड़गांव बाजार की महिला किसान शोभाबाई सोमकुंवर ने आज जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उनके खेत में आने जाने का रास्ता विगत 1 वर्ष से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से वे खेती नहीं कर पा रहे हैं और उनके परिवार पर भूखे मरने की नौबत आई है। यदि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं होता है तो उन्हें आगामी 15 मार्च को सुबह 11 बजे SDO कार्यालय के सामने आत्मदान करने की अनुमति दी जाए। बुल्ढाना के सहकार विद्या मंदिर स्कूल की 13वें क्रमांक की बस विद्यार्थियों को स्कूल से घर ले जा रही थी और काफी तेज गति से चल रही थी। शहर के वानखड़े लेआउट में एक व्यक्ति स्कूल बस के पिछले पहिए की चपेट में आ गया और उसका सिर बुरी तरह से कुचला गया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त केकासपुर निवासी मोहन अवसर मोल के तौर पर हुई है। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के वलगांव दरियापुर फाटे के पास बनी झोपड़पट्टी में रहने वाले कन्हैया पवार नामक व्यक्ति की गत रोज उसके 2 सालों व एक दोस्त ने मामूली विवाद पर भाले से सीने पर वार करते हुए हत्या कर डाली थी, जिसके बाद से तीनों आरोपी फरार हैं। आरोपियों की तलाश में अपराध पुलिस का एक पथक व वलगांव पुलिस थाने के 2 पथक रवाना हुए हैं। साथ ही पुलिस के गुप्तचर भी तलाश में जुटे हैं। आरोपियों के संदर्भ में पुलिस के हाथ कुछ सुराग लगे हैं और जल्द ही पुलिस आरोपियों के गिरबान तक पहुंचेगी, ऐसी उम्मीद वलगांव के थानेदार विजय वाक्से द्वारा जताई गई है। सिटी कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के जोड़मोड़ औरंगपुरा परिसर में रहने वाला संतोष कालू डी के बगैर लाइसेंस के अपने घर से अवैध तरीके से बॉडी बिल्डिंग के लिए उपयोग में किए जाने वाले इंजेक्शन और दवाई बिक्री किया करता था, जिसकी गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस आयुक्त के विशेष दल तथा अन्न व औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने छापा मारकर संतोष को गिरफ्तार किया और उसके पास से 14,312 रुपए का साहित्य बरामद किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।